Mean. That is supposed to be mean. Central value. Standard deviation. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 स्केल्स इस तरफ आ जाते हैं, 4 स्केल्स उस तरफ चले जाते हैं, इनके में 12 था, तो मैं कहता हूँ व्हाट डू आई से जी मेरे पास सेंट्रल वैल्यू 12 है, 11 इस तरफ एग्जिस्ट करते हैं और 11 जो है वो इस तरफ एग्जिस्ट करते हैं मेरे पास, और उनके जो स्कोर्स हैं वो तकरीबन, अगर मेरे पास सेंट्रल स्कोर जो है वो 12 है पड़ा, तो जो मेरे पास सबसे निचला स्कोर है वो 8 है, और जो मेरे पास सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 16 है। तो कितना हो गया, 4 इस तरफ पड़े हैं और 4 इस तरफ, तो आई विल से कि +-4, यानी कि जो मेरा जो टोटल डाटा है उसकी सेंट्रल वैल्यू ये है, और मैक्सिमम और मिनिमम अगर मैं उसमें डालूँ तो उसमें 4 एक ऐड हो सकता है, तो इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन कि जी आपने सेंट्रल वैल्यू का ये कि दोनों अतराफ में डेविएट अपने डाटा को कितना किया हुआ है, सो दैट इज सपोज टू बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब भी हम कंपैरिजंस करते हैं, हमारे जो कंपैरिजन होते हैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होता है। ठीक है, मैं इसका मीन कंपेयर करूंगा उसके मीन के साथ और देखूंगा कि मेरे पास जो है वो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये उस सूरत में है जब मेरे पास जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि मेरे पास एक सेंट्रल वैल्यू है और दोनों साइड पर बराबर के फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं। Over to you, Abdullah. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थी वो हम देख चुके हैं कि मीन, मीडियन, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई है? जी सर, बीच में इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई है? मीन पर ही बात खत्म कर दी आपने, आगे का एनालिसिस को नहीं। सर वो एनालिसिस साथ साथ करके दिखाएंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, सही। अच्छा, आई हैड थॉट कि यार आप पहले उसको चला दें और उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। चलिए चला दे फिर। लेते हैं, नो इश्यूज। यानी कि अगर मैं 12वां के निकालूं तो 11 इस तरफ पड़े थे और 11 इस तरफ पड़े थे, दोनों साइड पर प्लस माइनस बराबर के एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डाटा लेता हूं और मैं जो मेरे पास मेजॉरिटी सब्जेक्ट आ जाते हैं वो 19 साल की एज के आ जाते हैं, हालांकि मेरी जो एज ब्रैकेट थी वो 19 से 23 के दरमियान थी, लेकिन मेरे पास जो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आ गए हैं वो 19 साल के आ गए हैं, तो मेरी सेंट्रल वैल्यू तो वही एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन मेरे पास जो मेजॉरिटी आपके इंडिविजुअल्स आ गए हैं वो डाटा की एक साइड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 19 19 19 19 मेरे पास 19 साल के 20 सब्जेक्ट्स हैं और 19 साल से ऊपर के जो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ 3 हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज तो वही मीन सेंट्रल वैल्यू तो वही निकलेगी, ठीक है, लेकिन मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन इस सूरत में बहुत बड़ी होगी दोनों साइड पर, क्योंकि एक साइड के ऊपर आपने बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे कर लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटा है वो मेरा एक साइड के ऊपर पुश हो गया है। जब डाटा आपका एक साइड के ऊपर पुश हो गया है तो इसका मतलब यह है कि अब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहा, ये नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डाटा की,
और जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है वो स्टैटिस के अंदर 2 टेस्ट से देखी जाती है, जो कि आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लिखा हुआ है। या आप शापाइरो-विल्कीस लगाएंगे या कोलमोग्रोफ-स्मिर्नॉफ लगाएंगे, ये उसमें नाम लिखे हुए हैं, ये नाम आपको आने चाहिए। शापाइरो-विल्की या कोलमोग्रोफ-स्मिर्नॉफ, ये आपको बताएगा कि डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। इज इट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इज इट नॉन नॉर्मल? का मतलब ये है कि सेंट्रल वैल्यू के अगेंस्ट बराबर के फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं, और नॉन नॉर्मल का मतलब ये है एक साइड पर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं और दूसरी साइड के ऊपर कम जो है ना फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट इज सपोज टू बी अ नॉन नॉर्मल डाटा। जब भी डाटा आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होगी, और जब भी आपके पास डाटा जो है वो नॉन नॉर्मल आएगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन मीडियन और IQR के अंदर होगी, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। मीडियन वही होगा जो कि मीन है, लेकिन उस सूरत में जब डाटा नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही सेंट्रल वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पर हम उसे मीडियन बोल रहे हैं, ठीक है। और IQR का मतलब यह इंटर क्वार्टाइल रेंज के मिनिमम और मैक्सिमम आपका क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एज ग्रुप 19 से 23 था तो सबसे छोटा मेरे पास 18 है और सबसे बड़ा मेरे पास 23 है। तो मेरे पास जो आपका जो सेंट्रल वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो आपका 19 एग्जिस्ट करता है और वो 20 एग्जिस्ट करता है, और मैं उसे कहूँगा कि जो मिनिमम मेरी वैल्यू है वो 18 है, 18 से लेकर 23 तक, ठीक है। ये मेरा, और इसका मतलब यह है कि 75% ऑफ द डाटा जो है ना वो मेरा इन्हीं वैल्यूज़ के अराउंड जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, कि सेंट्रल वैल्यू मिनिमम मेरा 18 था और मैक्सिमम मेरा जो है वो आपका था। तो ये मीडियन और IQR के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। जब भी डाटा आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और आपको डाटा के अंदर जो है ना वो 2 पैरामीटर्स को कंपेयर करना है, इसका डिप्रेशन उसके डिप्रेशन से करना है, इसकी एंग्जाइटी उसकी एंग्जाइटी के साथ करनी है, इसका वेट उसके साथ करना है, इसकी एज उसके साथ कंपेयर करनी है। जब भी आप 2 कंपैरिजंस कर रहे होंगे, प्रोवाइडेड कि डाटा आपको शापाइरो से और कोलमोग्राफ से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाए, तो उस सूरत के अंदर आप जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो T टेस्ट होगा। इसको स्टूडेंट्स T टेस्ट भी बोलते हैं, ये आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लिखा हुआ, ठीक है। प्रोवाइडेड कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टडी ग्रुप्स के ऊपर काम कर रहे हो। अगर हमारे पास स्टडी ग्रुप्स 2 से बढ़ जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, तो उसमें हम जो कंपैरिजंस करेंगे इनिशियली, वो कंपैरिजन आपका होगा एनोवा के साथ। उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये आपको बताता है कि क्या तमाम ग्रुप्स के अंदर डिफरेंसेस सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और उसी का फिर एक सब टेस्ट होता है जो कि T की तरह ही काम करता है, जिसमें इंडिविजुअल कंपैरिजंस हो रहे होते हैं। उसको बोलते हैं पोस्ट हॉक टकीस टेस्ट। शापाइरो ने हमें दी और कोलमोग्राफ ने दी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थी तो हमने डाटा रिप्रेजेंट किया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, और अगर नॉन नॉर्मल थी तो हमने रिप्रेजेंटेशन दी मीडियन और IQR के अंदर। अब अगर हमारे पास डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, दैट मीन्स कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, तो उसमें कंपैरिजन, अगर स्टडी के ग्रुप्स 2 हैं तो स्टूडेंट्स T टेस्ट लगेगा। अगर स्टडी ग्रुप्स 2 से बढ़ गए हैं तो इंडिविजुअल कंपैरिजन, पहले तो आप जनरल कंपैरिजन करेंगे कि क्या ग्रुप 1 का ग्रुप 6 से डिफरेंस है, ग्रुप 1 का ग्रुप 5 से है, ग्रुप 1 का 4 से है, 3 से, इसी तरह से 2 का 1 से डिफरेंस है, 2 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो बीच में कितने डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, करते हैं या नहीं करते, तो वो देखा जाएगा एनोवा से। और जब हम 2 ग्रुप्स को अलग अलग से कंपेयर करेंगे, एक का 2 से निकालेंगे, एक का 3 से, एक का 4 से, एक का 5 से, एक का 6 से, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे वो फिर वो एनोवा का एक वेरिएंट होता है पोस्ट हॉक टकी, उसके ज़रिए जो है वो निकाला जाता है। अब अगर आपके पास डाटा नॉन नॉर्मल था, दैट मीन्स कि रिप्रेजेंटेशन मीडियन और IQR के अंदर आप लोगों ने की हुई है, तो फिर वहाँ पर जो इंडिविजुअल कंपैरिजंस, यानी कि ग्रुप्स के अंदर अगर 2 ग्रुप स्टडी हैं तो वो नॉर्मल में कौन से टेस्ट से हो रहे थे, T टेस्ट से होते थे। यहाँ पर मैन विटनी U टेस्ट लगाया जाता है, वो स्टूडेंट्स T टेस्ट बोला जाता है और ये मैन विटनी U टेस्ट बोला जाता है। तो दैट वाज नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी वो नॉन नॉर्मल। U आप लगाएंगे, वही टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर वो एडजस्ट कर लेता है डाटा को, खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इक्वल बुनियादों पर, क्योंकि हमारा डाटा नॉन नॉर्मल एक साइड पर वैल्यू ज़्यादा पड़ी हुई है, तो वो टेस्ट जब हम स्टार्ट में SPSS में लगाते हैं तो वो डाटा को खुद ही रीअरेंज कर लेता है, और वो रीअरेंज करने के बाद हमें वैल्यू दे देता है, वैसी ही वैल्यू जो कि हमें T से मिल सकती थी। और अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स थे तो वहाँ पर हम किस टेस्ट से कर रहे थे, हम एनोवा लगा रहे थे और पोस्ट हॉक लगा रहे थे। यहाँ पर हम लगाएंगे क्रूस्कल वैली, और फिर जो इंडिविजुअल आप लोग करेंगे
ग्रुप्स के अंदर में आप कंपैरिजन वो यू से ही होंगे, वही यू जो कि हम आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगा रहे थे, ठीक है। दिस इज सपोज टू बी कंपैरिजन का जो आपका एनालिसिस है, जो ये एनालिसिस जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, कॉल्मर-ग्रॉसमैन-नॉफ लगाएंगे और आप स्पाइरो-विल्कीस लगाएंगे। डाटा नॉर्मली अगर वो दे देते हैं तो टी लगाएंगे, ग्रुप 2 हैं, अगर ग्रुप 2 से ज़्यादा है तो एनोवा लगाएंगे और पोस्ट हॉक लगाएंगे। अगर डाटा नॉर्मल है और ग्रुप 2 हैं तो यू लगाएंगे, अगर ग्रुप 2 से ज़्यादा है तो क्रुस्कल वैली लगाएंगे, क्रुस्कल वैली के बाद फिर इंडिविजुअल कंपैरिजन्स के लिए आप लोग यू टेस्ट लगाएंगे, ठीक। डिफरेंस हो जाता है इनोवा के अंदर पोस्ट हॉक, ठीक है। ये अब अगर ये था कंपैरिजन, अब मैंने कोरिलेशन देखनी है। जैसे कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मारिजुआना की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, क्या उसी हिसाब से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का स्कोर भी बढ़ता चला जा रहा है? जैसे जैसे वेट बढ़ता चला जा रहा है, क्या उसी हिसाब से डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ता चला जा रहा है? एक ही ग्रुप के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ। अब अगर मेरा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो जो कोरिलेशन का मैं टेस्ट इस्तेमाल करूँगा वो पियर्सन्स होगा, और अगर मेरा डाटा नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो जो टेस्ट इस्तेमाल होगा इन दोनों को आपस में कोरिलेट करने के लिए वो स्पीयरमैन्स होगा, पियर्सन्स और स्पीयरमैन्स। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो वो जो आपको वैल्यू देगा वो वैल्यू देगा आपको पी की शक्ल में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि किस प्रोबेबिलिटी के साथ आपने नल हाइपोथेसिस को, यानी कि जो आपके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने कितनी जो है ना वो शिद्दत के साथ रिजेक्ट कर दिया है। इसमें जो वैल्यू होती है वो टोटल हम यानी कि हम स्टार्ट्स में लेते हैं कि जी 100 से आप निकालें 100 में से कितने % चांस है कि आपने इसको रिजेक्ट, इसको जो आपका जो नल हाइपोथेसिस था या जो आपका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू था, आपके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो थ्योरी बन सकती थी उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस जो आपके थ्योरी जो आपका जो प्रिजम्पशन है उसको नल एंड वॉइड कर दे, ठीक है, उसको आपने कितनी शिद्दत से रिजेक्ट किया है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्ट्स में जो वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है 5%, कि 100 में से सिर्फ 5% से कम चांस है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो गलत है, और 5% से आप यानी कि 95% चांस ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो आपने रिजेक्ट कर दिया है। तो जब भी आपके दो कंपैरिजन के दरमियान पी वैल्यू 5% से कम निकल आए तो उसका मतलब होता है कि जी आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है, कंपैरिजन सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि वाकई जो लोग मारिजुआना ले रहे हैं उनके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी ज़्यादा है। और अगर कंपैरिजन ने आपको जो है वो पी वैल्यू 5% से ज़्यादा दे दिया है तो इसका मतलब यह है कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब यह कि डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे आप मारिजुआना लें चाहे आप मारिजुआना ना लें, आपके दरमियान डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 का जो है ना वो 5% जो है वो चांस निकालना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या निकलेगी? 0.05, ठीक है। तो पी वैल्यू जब भी आपकी 0.05 से कम आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, चाहे वो कंपैरिजन आपने किया है टी से, चाहे वो एनोवा से किया है, चाहे क्रुस्कल वैली लगाकर किया है, चाहे आपने यू लगाकर किया है, चाहे आपने पियर्सन लगाया है और कोरिलेशन के दरमियान जो कोफिशिएंट आपने निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.05 से कम पड़ गई है, चाहे वो आपने स्पीयरमैन लगाया है, जहाँ भी 0.05 से कम मामला पड़ जाएगा इसका मतलब ये है कि आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है, और जहाँ आपका 0.05 से ऊपर चला जाएगा इसका मतलब यह है कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। दिस इज़ द बेसिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब आएँ जी सैम्पल साइज़ की कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है जब तक उसका बैकग्राउंड आपको पता ना हो तो आप वो जो है वो नहीं कर सकते। मुझे ये इंटरक्वार्टाइल रेंज एक बार रिपीट करना प्लीज, मुझे नहीं समझ आई। सर जी अभी हम लोगों ने आपसे बात की कि जी आपके जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल या नॉन नॉर्मल हो सकती है, और मैंने आपको एग्जांपल दी। लेट्स सपोज कि जी आप ने एक ग्रुप लिया है, उसमें आपने जो एज ब्रैकेट रखा है वो 19 से 23 साल तक के लोग जो हैं उसको आपने इंक्लूड किया है। अब अगर आपने
यानी कि आप इस ग्रुप के अंदर 19 से 23 साल तक के लोग जो है उनको इंक्लूड कर सकते थे, या आपका स्टडी डिज़ाइन के अंदर आपने फाइनल कर लिया। अगर आपका सैंपल साइज़ जो है लेट्स सपोज़ 23 था और आपने 19 से 23 साल के लोग जो हैं उसके अंदर कलेक्ट करने शुरू किए, और वो आपका स्टडी डिज़ाइन जो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग के ऊपर था या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, कि आपने हंट नहीं किया, आपने जनरली जो है वो सैंपल साइज़ सोसाइटी में से कलेक्ट किया, नॉन बायास्ड आपका जो है वो सैंपल साइज़ था। तो उसमें आपको जो मिलते गए, जो आपके क्राइटेरिया पर पूरे उतरते थे, आप उनको लेते गए। तो आपने देखा कि जब आपका सैंपल साइज़ 23 का पूरा हो गया, तो उसमें से 19 से 23 की ब्रैकेट के जो लोग आप ले रहे थे, तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो 19 साल की एज के जो लोग हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। यानी कि 17-18 लोग 19 साल के हैं, 2-3 जो हैं वो 20 साल के हैं, 2-3 21 के हैं, 1 22 का है, 1 23 का है। ठीक है? जब भी आप इस डाटा को एनालाइज़ करने के लिए जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाएँगे और आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहेंगे, बिकॉज़ कि आपको चूज़ आगे जाके करना होता है कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपका टेस्ट कौन-सा लग रहा है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू जो इसकी निकलती होगी, यानी कि अगर मैं 19 से 23 की एवरेज निकालूँ, तो मेरे पास जो है वो 20 एंड अ हाफ़ या 20 के करीब जो है वो वैल्यू निकलती है। अब अगर डाटा मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इक्वली मेरे पास जो है, यानी कि मेरा 23 है तो 11 लोग मेरे जो है वो 20 से कम के मेरे पास मौजूद होने चाहिए थे, और 11 लोग जो हैं वो मेरे पास 20 से जो है वो ज़्यादा के मौजूद होने चाहिए थे, तभी मैं कहता कि मेरा डाटा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज़ कि मेरे पास जो मैंने सैंपल लिया कन्वीनियंस के ऊपर था, या नॉन प्रोबेबिलिटी था, या नॉन बायस सैंपलिंग मैं कर रहा था, तो जो मेरे पास आते गए, मुझे मिलते चले गए, मैं उनको लेता चला गया। तो आखिर में मेरे पास जो एज ब्रैकेट था, वो उस एज ब्रैकेट में जो सेंट्रल वैल्यू मेरी एग्ज़िस्ट करती थी, उससे एक साइड के ऊपर ज़्यादा लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, तो अब मेरा डाटा जो है वो आपका नॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। जब मैं इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाकर रिप्रेज़ेंट करना चाहूँगा, तो उसमें नॉर्मल के अंदर तो मेरे लिए आसान काम था कि जी मैं एवरेज वैल्यू निकाल लेता और मैं बताता कि जी जो एवरेज वैल्यू है उसको मैंने मीन का नाम दे दिया है, जो सेंट्रल वैल्यू है, और दोनों साइड के ऊपर बराबर का मेरा डाटा जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो मेरे लिए जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना जो है वो आसान काम हो जाता। दैट मीन्स के इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर कंपैरिजंस जो है वो मैं कर रहा था कि जी इसकी एज जो है वो ये है और इसकी एज जो है वो ये है, और दोनों के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टैटिस्टिकली आसान हो जाता। लेकिन बिकॉज़ कि मेरे पास इसी जो मैंने पैरामीटर लिया है उसमें जो सेंट्रल वैल्यू थी उसकी एक तरफ डाटा जो है वो ज़्यादा पुश हुआ हुआ है, तो फिर मुझे इसको स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी तरह से जो है वो रीअरेंज करना है। लेट्स सपोज़ कि अगर मेरे पास जो है वो बहुत सारे 19 साल के लोग जो हैं वो आ गए हैं, और मैं इनकी जो है बहुत सारे 19 इकट्ठे हो जाएँगे, और फिर 1-2 मेरे पास 20 होंगे, और 1-2 मेरे पास 21 होंगे, और 1-2 मेरे पास 23 होगा। अगर मैं इसकी एवरेज लूँ, यानी कि मीन इसका इसी तरीके से निकालना चाहूँ, तो वो मेरा मीन जो है ना वो बायस्ड होगा, यानी कि क्योंकि बहुत सारे 19 थे, तो मेरा जो मीन है, वो बेसिकली 19 की तरफ पुश हो गया है। अब अगर मैं इसको इसी तरीके से कंपेयर करना चाहूँ स्टैटिस्टिकली, बिकॉज़ कि मैंने अपने डाटा को एक साइड पे ऑलरेडी पुश किया हुआ है, तो मेरा जो रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे, वो एक साइड पे पुश्ड आ रहे होंगे। यानी कि स्टैटिस्टिकली हम लोगों ने जो है वो एक बायस डेवलप कर लिया है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कहते हैं कि जी हम जो डाटा है वो नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें जो हम मीन की जगह टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो मीडियन की इस्तेमाल करते हैं, और ये मीडियन उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होता है जो होती बेसिकली जो है वो सेंट्रल वैल्यू है, लेकिन उसने अपने जो आस-पास की वैल्यूज़ हैं, उसको जो है वो अपने दरमियान जो है वो स्कैटर कुछ इस तरीके से किया हुआ होता है कि उसकी जो स्कैटरिंग है वो स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर जो है दैट सीम्स टू बी इक्वल, जब आप उसके ऊपर जो है वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएँगे। और इंटर क्वार्टाइल रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमें बता रही थी कि दोनों साइड पर कितनी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, और इंटर क्वार्टाइल रेंज बिकॉज़ के डाटा नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हम उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो आईक्यूआर है, और ये हमें बताता है कि हमारा जो डाटा का 75% पॉपुलेशन है, वो इन्हीं 2 वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो आ गई है। यानी कि जो मिनिमम था 19 और जो मैक्सिमम था वो 23। दैट मीन्स कि 75% के करीब जो लोग हैं वो मेरे इसी एज रेंज के अंदर जो है वो एग्ज़िस्ट करते हैं। नो मैटर कि आपका जो पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादा जो है वो 19 के करीब पड़ी हुई है, बिकॉज़ कि आपने अब आईक्यूआर की टर्मिनोलॉजी साथ में ऐड कर ली है इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्कैटरिंग इक्वल स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट करता है।
बिकॉज के यहाँ पर इक्वल स्कैटरिंग नहीं थी तो हमने IQR की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, जो हमें बताता है कि हमारा मेजॉरिटी जो डाटा का स्टेम है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान पड़ा हुआ है, ताकि जब आप इसके ऊपर नॉन पैरामीट्रिक कंपैरिजन का टेस्ट जो कि U बनता है वो लगाएं, तो उसको लगाने के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बायस जो है वो डेवलप ना हो। जी हमजा। किसी और का कोई सवाल है? वाज इट क्लियर हमजा? अस्सलाम वालेकुम सर, आपने 70% सर। डिप्रेशन कोर्स की बात की है 75। सॉरी जी बेटा। सर, आपने डिप्रेशन स्कोर्स की बात की है, काइंडली उसके बारे में बताइए कि स्कोर्स मतलब क्या, किस चीज को बेस बना के स्कोर कह रहे हैं? बेटा जो आप क्वेश्चनेयर जो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर उन्होंने डिप्रेशन का स्कोर डेवलप करना था तो वो उन्होंने एक क्वेश्चनेयर जो है उसको फिल कराया था, उसमें हर क्वेश्चन का जो है वो आगे नंबर दिया हुआ होता है कि इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इतने मार्क्स हैं, ये पॉजिटिव है तो इतने मार्क्स हैं, तो वो कलेक्टिवली आखिर में जाकर एक आप फाइनल स्कोर जो है उसको डेवलप करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जी इन्होंने इस क्वेश्चनियर की बेस के ऊपर जो इनकी स्कोरिंग हुई है उसके मुताबिक जो डिप्रेशन का इनका स्कोर निकला है वो 23 है, और उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इनके अंदर माइल्ड डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है या मॉडरेट एग्जिस्ट करता है या इनके अंदर सीवियर डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आप बेसिकली टूल इस्तेमाल कर रहे होंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो टूल आपको जो है ये नंबर देगा कि उस पेशेंट के अंदर जो आपका डिप्रेशन या एंजाइटी का स्कोर है वो कितना है। सर, न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। सेरोटोनिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डिप्रेशन को कॉज कर सकती हैं। सर, इस केस में तो फिर हमें उन्हें ड्रग्स दे के ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर मेडिकेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से तो वो वो ठीक नहीं फिर होंगे। एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा अगर आप ऐसा स्टडी डिजाइन चलाना चाहते हैं। और अगर किसी के अंदर जो है वो जो डिप्रेशन है ना वो वाकई जो है वो किसी यानी कि वो क्वेश्चन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, इनके अंदर डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर पहले तो डिप्रेशन की डिग्री देखनी पड़ेगी कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और फिर ये देखना पड़ेगा कि उसकी कॉजेज क्या है। अब ये जो कॉज है वो फिर वो डॉक्टर एनालाइज करता है ना, जब आप क्वेश्चन करते हैं और जब आपसे हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलेगा कि ये काउंसलिंग से यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, अगर आपको इसे ड्रग देना पड़ेगा। ये तो पेशेंट की हिस्ट्री और उसके साइंस एंड सिम्टम्स पर डिपेंड करता है, और साइकियाट्रिस्ट जो है फिर वो चूज करेगा कि जी इसको आपने ट्रीटमेंट देनी है या ट्रीटमेंट नहीं देनी। अगर देनी है तो सिंगल ड्रग देना है, मल्टीपल ड्रग्स देने हैं, किस डोज के अंदर देने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ देने हैं, ये तो फिर पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है बच्चा। ऑलराइट सर, थैंक यू। जी I think we should move on. Hamza was I able to make the point? Hamza, Yes sir. Did you get IQR? Yes sir, समझ आ गई है। बाकी फिर जब Alright, खुद fine. डाटा एनालिसिस करूंगा तो तब फिर फिर बंदा पर बता ही दे। ठीक, तो मुझे बता ही दें कि आपको समझ आ गई है, आप बैठ गए चुप करके। मैंने बताया था, बस शायद मेरा माइक म्यूट था। ओके सर। All right. जी, जी अब्दुल्ला, over to you. थैंक यू सर। सो अब हम जा रहे हैं इसकी तरफ कि डाटा की जो नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है, और फिर हम देखेंगे एसपीएसएस। तो इज माय स्क्रीन विजिबल? यस जरूर। अब जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेसिकली ये दो तरह का डाटा हमारे पास हो सकता है। एक मिनट। तो जब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास डाटा दो तरह का हो सकता है। एक नॉर्मल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है और एक नॉन नॉर्मल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो नॉर्मल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे पहले भी आपको बताया है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मोस्ट ऑफ द डाटा इज इन द सेंटर विद डिक्रीजिंग अमाउंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लेफ्ट एंड राइट, यानी ज़्यादातर डाटा जो है वो हमारे पास सेंटर में होता है। और इसकी जो शेप होती है इसके हिस्टोग्राम की, वो एक बेल की तरह होती है, जो भी आके आपको हम दिखाएंगे भी सही।
और इसमें इनको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टर्म्स क्या है, ये पहले डिस्कस हो चुका है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें ये तब होता है जब पी वैल्यू जो हमारे पास आए वो 0.05 से ज़्यादा हो। अब पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा हो तो कैसे हमें पता लगेगा, उसके लिए जो हम टेस्ट लगाएंगे उस पर हम बात करेंगे। ये देखिए जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आया है, तो ये ग्राफ जो है बेल शेप्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्राफ जो है वो हमारा नॉर्मल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये उसकी एक मिसाल दिखाई गई है कि हमारे पास किस तरह से बेल शेप ग्राफ होगा कि नॉर्मल डाटा जिसका मीन सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है, तो उसमें उनकी जो पीक है वो डिफरेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होने की वजह से, लेकिन मीन उसके सेम लेवल पे आ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा डाटा नॉर्मल था। फिर हम जाते हैं नॉन नॉर्मल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो वो ऐसा डाटा होता है जैसे पहले भी बताया कि जो पुश्ड होता है ऑन टू द वन साइड ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, यानी किसी एक तरफ पुश्ड होता है, या उससे डिक्रीज कर रहा होता है या उससे इंक्रीज कर रहा होता है। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म ऑफ मीडियन एंड IQR। जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन किया है कि क्या टर्म्स होती है मीडियन और IQR। तो जब डाटा हमारा नॉन नॉर्मल हो तो उसको हम मीडियन और IQR की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो पी वैल्यू आती है वो 0.05 से कम आती है। अब वो वैल्यू अभी हम आपको SPSS पे निकाल के दिखाएंगे, और इसमें अब बेसिकली वही बात की जा रही है कि नॉर्मल डाटा जो होता है वो एक स्क्वीड डाटा होता है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि डाटा जो है वो प्लम्ड अप ऑन वन साइड और द अदर विद डिक्रीजिंग अमाउंट ट्रेलिंग ऑफ टू द लेफ्ट और द राइट। ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं यहाँ पर जो है, अगर हम देख रहे हैं तो एक ग्राफ राइट स्क्रूड है, एक ग्राफ लेफ्ट स्क्रूड है, या सिंपली नॉन नॉर्मल भी हो सकता है कि किसी जगह ग्राफ में जो है वो ज़्यादा पीक है, किसी जगह नहीं है, किसी जगह उससे ज़्यादा पीक है। तो स्क्वीड डाटा हो सकता है। स्क्वीड डाटा ये है कि एक खास साइड पे हमारे पास डाटा जो है वो पीक की तरफ जा रहा है, और नॉन नॉर्मल सिंपली भी हो सकता है कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पीक की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं, जो अभी SPSS में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, वो है एक कॉर्मोग्राफ-स्मिर्नोव टेस्ट और दूसरा है स्पाइरोमेट्रिक। तो इनमें जो हमें पी की वैल्यूज़ मिलती हैं उसकी बेस पे हमें पता लगता है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। तो और जब हम टेस्ट ये लगा लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारे दो रास्ते हो जाते हैं कि अगर नॉर्मल डाटा होगा तो उसमें जो हम कंपैरिजन लगाएंगे वो लगाएंगे टी टेस्ट से, अगर हमारे दो ग्रुप्स हैं जैसे सर ने बताया अभी, और अगर दो से ज़्यादा है तो हमने कलेक्टिवली अगर कंपैरिजन करना है तो इनोवा लगाएंगे, और अगर इंडिविजुअली करना है तो पोस्ट हॉक लगाएंगे। और कंपैरिजन करने के लिए जब भी है ना, जब भी रास्ते दो हो जाते हैं ना, तो मुझे किबला अनस फरीद साहब बहुत याद आते हैं। अगर वो यहाँ तशरीफ रखते हैं तो। उम्मीद तो है होंगे। जी अब्दुल्ला। थैंक यू। जी सर, मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। जी जी, मैं वो दो रास्ते की बात आई थी तो मुझे आप बड़े याद है। ठीक है सर। सर ये हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि आपको किसी न किसी वक्त हम आपको याद आ जाते हैं। हाँ, वो क्योंकि रास्ते जुदा हो रहे थे ना, तो फिर जो है ना वो मुझे आपकी बड़ी याद आई। ठीक है, हम कंटिन्यू जी करते हैं। अब्दुल्ला प्लीज। अब जो अगर डाटा हमारा नॉन नॉर्मल आ जाता है तो जब हम कंपैरिजन का टेस्ट लगाएंगे तो उसके ऊपर मैन विटनी यू टेस्ट लगाएंगे, और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो क्रॉस्कल वैलेंस और मैन विटनी यू टेस्ट। इंडिविजुअली के लिए लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, इसके आप ये स्लाइड्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर जो कोरिलेशन है तो वो इस तरह है कि नॉर्मल डाटा के लिए पियर्सन और नॉन नॉर्मल के लिए स्पीयरमैन। अब ये सारे टेस्ट आपको बहुत बिल्कुल अजीब से लग रहे होंगे, कैसे नाम है, सब कुछ कैसे है, तो ये सारा कुछ जो है SPSS पे होता है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो इज माय स्क्रीन विजिबल SPSS? नहीं। पावर पॉइंट शो हो रहा है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। सेटिंग्स में जाके स्क्रीन चेंज करो। जी, तो ये वो डाटा है SPSS का जो हमें पहले दिखाया गया है, पहले भी आपने देखा। इसमें वेरिएबल व्यू में देखें कि किस तरह से जो है वो हमने ID1 पुट की है ग्रुप 1 के लिए। हमारे पास दो ग्रुप्स थे, जैसा कि आपने हाइपोथेसिस की एग्जांपल में देखा था कि ओबीज और नॉन ओबीज, और हमने ये कहा था कि जो ओबीज हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एंग्जाइटी ज़्यादा है, और उसके लिए जो हमने स्केल यूज़ की है वो AKU, ADS, VDI और BEI, ये 3 स्केल यूज़ किया। अभी एक क्वेश्चन पूछा था
ने किसी ने कि ये क्या है, ये मतलब डिप्रेशन के स्कोर कैसे मेजर करते हैं। डिप्रेशन के स्कोर हम इन स्केल से मेजर करते हैं, और फिर हमने यूज़ किया कि उसको कंपेयर किया विद द एकेडमिक स्कोर। तो हाइपोथेसिस हमारा ये बना कि जो ओबीस फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स होंगी उनमें उनका एकेडमिक स्कोर जो है वो कम होगा और उनके जो डिप्रेशन स्कोर है वो ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है दो ग्रुप बने, एक बना ग्रुप 1 नॉन ओबीस का। उसके लिए हमने तमाम वेरिएबल्स पुट किए कि एज, हाइट का स्क्वायर, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हिप सर्कमफेरेंस, वेट टू हाइट रेशो, वेस्ट टू हिप रेशो, weight to height ratio, Afan anxiety and depression scale, Beck's depression Abdullah, I anxiety. need to interrupt over here. Just Yes, one sir. point which you missed over here. अभी अब्दुल्ला ने कहा कि जी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन ली, हमारा स्टडी ऑब्जर्वेशन की कि जो ओबीस ख़वातीन हैं उनके अंदर जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो ज़्यादा है और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कम है। इस बात को प्रूव करने के लिए जाहिर है कि हम इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करके ही देखते या कंपैरिजन होता तो ही हमें पता चलता कि जी ये बात दुरुस्त है। तो कंपैरिजन अब ये क्योंकि ओबीस ख़वातीन थी तो मोस्ट ऑब्वियस कंपैरिजन जो इनका निकल सकता था वो नॉन ओबीस से निकल सकता था। इनके जो नॉन ओबीस थे उनके मुकाबले में इनके अंदर जो है डिप्रेशन एंग्जाइटी जो है वो ज़्यादा होगा। तो हमने जो नॉन ओबीस यहाँ पर लिया वो हमने कंपैरिजन के लिए ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप वो है जिसके अंदर वो पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके होने से आपका जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये ग्रुप जिसके अंदर आपका जो है वो डिस्टर्बिंग पैरामीटर या डिस्टर्बिंग वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, इस ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। तो जब भी आप कंपैरिजंस करते हैं तो उसमें से आपका कोई ना कोई जो कंपैरिजन होता होगा वो एक कंट्रोल ग्रुप से होता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप है यानी कि वो ग्रुप जिसके अंदर हमने जो जो चीज़ आपकी इंटरनल हार्मनी को ख़राब कर रही थी उसको हमने कंट्रोल में रखा हुआ है, वो आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो है वो लिमिट्स के अंदर मौजूद है। तो हमने क्योंकि उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज अ कंट्रोल ग्रुप। तो जो कंपैरिजन हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि जी ओबीस के अंदर जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी ज़्यादा है और एकेडमिक परफॉर्मेंस कम है। तो अब हमें दो बेसिकली जो है वो हाइपोथेसिस के स्टेम है, यानी कि जैसे जैसे आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी तो डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ेगी और जैसे जैसे डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कम होगा। तो एक तो हमें कंपैरिजन चाहिए कि क्या वाकई जो ओबीस लोग हैं उनके अंदर जो है वो आपका एकेडमिक जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है वो ज़्यादा है। तो ये कंपैरिजन के लिए जो हमने ग्रुप बनाया जिसके अंदर ओबेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो नॉन ओबीस हुआ। तो वो जो ग्रुप कहलाया आपका जो नॉन ओबीस वो कंट्रोल ग्रुप कहलाया कि उसके अंदर वो पैरामीटर डिस्टर्बिंग पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता था ओबेसिटी का, जो कि आपका स्टडी ग्रुप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो कंपैरिजन के लिए हमें एक कंट्रोल ग्रुप डेवलप करना पड़ा और बिकॉज कि हमारा ये प्रिजम्पशन है कि जैसे जैसे आपका बीएमआई वेस्टेज रेशो ऊपर जाएगा तो आपके डिप्रेशन एंग्जाइटी के स्कोर्स ऊपर जाएंगे। तो ये इनका आपस में कोरिलेशन है, यानी कि एक चीज़ की खराबी दूसरी चीज़ की खराबी को जो है वो पैदा कर रही है। अब अगर एक चीज़ बढ़ रही है और वो अपने साथ दूसरी भी चीज़ को अपने बढ़ा कर लेके जा रही है तो वो डायरेक्ट कोरिलेशन है। और अगर हम ये एकेडमिक स्कोर पर ले आएं कि जैसे जैसे डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ रहा है तो एकेडमिक स्कोर नीचे जा रहा है, तो ये जिस तरह से एक चीज़ ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे जा रही है नेगेटिव कोरिलेशन है। तो अब हमारा जो स्टडी डिज़ाइन इन दो हाइपोथेसिस को क्रिएट करने के लिए डेवलप हुआ वो हुआ आपका कंपैरेटिव और क्रॉस सेक्शनल। और जैसे कि नवीरा ने बताया था कि कंपैरिजन जो है वो दो ग्रुप्स के दरमियान होंगे, कंट्रोल और स्टडी ग्रुप के दरमियान, जबकि आपका जो कोरिलेशन है वो एक ही ग्रुप में रहते हुए दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक देखता है कि क्या इस चीज़ को बढ़ाने से या घटाने से दूसरी चीज़ बढ़ या घट रही है। अगर दूसरी चीज़ उसके साथ ही उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रोसीड कर रही हो तो वो कोरिलेशन डायरेक्ट होगा, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रहे हो तो कोरिलेशन आपका इनवर्स होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जी ये थैंक यू सर। तो अब इधर हमने देखा जो हमने ग्रुप 1 लिया वो हमारे नॉन ओबीस है यानी कि कंट्रोल ग्रुप है, और जो हमने ग्रुप 2 लिया वो हमारे ओबीस है। और फिर हमने उस डाटा को इक्वली पुट किया कि उसमें फिर आगे जाके हमने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुप में आप देख रहे हैं कि यहाँ आगे लिखा हुआ है नॉमिनल, तो इसमें हमने ग्रुपिंग कर दी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो इस तरह से जो डाटा हमारे पास आया उसमें 53 हमने सैम्पल साइज पहले कैलकुलेट किया हुआ था, जैसे आप सैम्पल साइज कैलकुलेशन पहले आपको सिखा दी गई है, हमजा ने अच्छी सिखाई है। तो 53 जो है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नॉन ओबीस इंडिविजुअल्स, 53 ओबीस और 106 हमारी टोटल स्टडी पॉपुलेशन। तो अब सबसे पहला काम हमने ये चेक करना है कि सारा डाटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। अब उसके लिए हमें क्या करना है,
उसके लिए हमें जाना है सबसे पहले एनालाइज पर। इसको गौर से देखिएगा कि सबसे पहले हमें एनालाइज पर जाना है, फिर हमें जाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर, और यहाँ पर हमें जाना है एक्सप्लोर पर। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक्सप्लोर। और जब हमने इसको खोल लिया है तो यहाँ पर इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। अब इस डिपेंडेंट लिस्ट में हमने चीज़ें ऐड करनी है, और इसमें कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है जो कंबाइंड ग्रुप की है। आईडी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो आईडी नंबर है। हम एज से शुरू करते हैं, एज, हाइट, इनको आप अलग भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इनको अगर आप इकट्ठे ऐड करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि आप एक बटन दबा के फिर कंट्रोल दबा लें और सारों को सिलेक्ट करते जाएं। वेट टू हाइट रेशो हम नहीं लेंगे, और इस तरह आप सारों को सिलेक्ट करते जाएं, और ये एएस जो लिखा हुआ है इसका मतलब एकेडमिक स्कोर है, और इन सारों को इकट्ठा पुट कर दें। यानी कि आपने यहाँ पर वो वैल्यूज डाली जिनके आपको चेक करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। उसके बाद आप प्लाट्स में जाएंगे और यहाँ जाके हिस्टोग्राम सेलेक्ट करेंगे, स्टेम एंड लीफ को ख़त्म करेंगे, और नॉर्मेलिटी टेस्ट, नॉर्मेलिटी प्लाट्स विद टेस्ट, इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ कि पहले वैल्यूज पुट की, उसके बाद जब ये प्लॉट्स खोला तो यहाँ पे हिस्टोग्राम और यहाँ पे नॉर्मेलिटी टेस्ट विद प्लाट्स, इसको कंटिन्यू, और फिर इसको आप कर देंगे ओके। अब ये आपके सामने एक आउटपुट फाइल आ गई है। अब बज़ाहिर आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, और अक्सर ऐसा ही होता है कि फाइल ऐसी आ जाती है। तो यहाँ आउटपुट फाइल हमें नहीं शो हो रही, आउटपुट फाइल नहीं शो हो रही। वही तो बता रहा हूँ मैं, आउटपुट फाइल मुझे भी शो नहीं हो रही। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है, अभी आउटपुट फाइल शो हो गई है, यानी इसको प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इसमें सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे देखें कि टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी की ऑप्शन शो हो रही, अब्दुल्ला फाइल शो नहीं हो रही, नहीं शो हो रही। अच्छा, आउटपुट फाइल शो नहीं हो रही आपका वो एक जी, सर्टेन जी, जी। टैब है ना वो। जी जी जी, मैं समझ गया। जी, तो ये जो है वो आपकी आउटपुट फाइल है। अब मीटिंग का टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया। इसमें आप देख लें कि टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी, इसमें जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज आ गई हैं सिग्निफिकेंट, ये कोलमोग्राफ की है और ये स्पायरो की है। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, और फिर इसमें कोलमोग्राफ और स्पायरो। अब इनकी वैल्यूज देखनी है आपने। अब अगर ये पी की वैल्यूज 0.05 से कम है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ ये एक हाइट की वैल्यू 0.101 है, और उसके अलावा WHR 0.089 है। मतलब सिर्फ दो वैल्यूज ऐसी हैं जो 0.05 से ज़्यादा है, जबकि बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 0.05 से कम है। और हमने कहा था कि अगर वैल्यूज 0.05 से कम हो तो उसका मतलब है कि हमारा डाटा नॉन नॉर्मल है। तो हमने ये देखना होता है कि जैसे हमने यहाँ पे 10 वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो 10 में से अगर 7 वेरिएबल्स भी जो हैं वो भी नॉन नॉर्मल आ गए हैं और 3 अगर नॉर्मल भी आ रहे हैं, तो चूंकि हमारी जो ज़्यादा रुझान है वो नॉन नॉर्मल की तरफ है, तो हम उसको नॉन नॉर्मल लेंगे। उसके अलावा आप